9 क्लास के सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 2 में अध्ययन करेंगे। जो अध्याय 2 में हम लोगों ने इसको सीरीज 4 में रखा हुआ है कि हम लोग का सीरीज 4 में आएगा। इस सीरीज के माध्यम से जैसे अध्याय 1 को मैंने 3 सीरीज में बांटा हुआ था, इसको मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक ही सीरीज में कंप्लीट कर लूं। तो यहाँ देखेंगे कि हम इस राजनीति शास्त्र विषय से हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि आपके पाठ का नाम है कि लोकतंत्र क्या है, यानी डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है, लोकतंत्र का जरूरत क्या है और लोकतंत्र क्यों है। तो इन बातों को हम समझने के लिए हम कई बातों को समझते चलेंगे साथ साथ। जैसे हम देखेंगे कि कहीं कहीं पे गैर लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ जिक्र करेंगे। फिर हम देखेंगे कहीं लोकतांत्रिक सरकार की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे जैसे पिनासे जो आप नाम सुने हैं पिनासे का, अगर यहाँ नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आप इसके बारे में जिक्र देखेंगे कि पिनासे के समय चिली साम्यवादी शासन के समय की बातें हम यहाँ समझेंगे, और पोलैंड के यहाँ और उसके साम्यवादी शासन के समय हम पोलैंड की बातों को समझेंगे, और एनकुमा के बाद वाले घाना के शासन के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। फिर हम देखेंगे लोकतंत्र की परिभाषा क्या होता है, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। फिर हम यहाँ देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होता है। फिर हम देखेंगे लोकतंत्र क्यों है, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के विपक्ष में कैसे तर्क दिए जा सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पक्ष में कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि लोकतंत्र का सही अर्थ क्या होता है। तो इन सारी बातों का अध्ययन हम करेंगे, और साथ साथ हम इस सब पे गहनता से एक बार प्रकाश डालेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार पुनः याद दिला देता हूं कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो निश्चित कर लें, क्योंकि हर सीरीज में आपको अलग अलग तरह से नोट्स बने हुए मिलेंगे, और आप इसे सुन के आप अपने परीक्षा की तो तैयारी करेंगे ही, साथ में आप निश्चित रूप से इन सारी बातों का अध्ययन करते चल रहे हैं तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप उसको इजी वे में समझेंगे कि वो प्रतियोगी परीक्षा आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, तो इस पे हम बातें करेंगे। जैसे लोकतंत्र शब्द सुनने से आपको पता चलता है कि लोकतंत्र शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से बना हुआ है। डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी जो है अंग्रेजी भाषा के यह डेमोक्रेसी शब्द से बना हुआ है, और डेमोक्रेसी का यहाँ सीधा शब्द यह 2 शब्दों के मिलने से बना है। एक होता है डेमोस और दूसरा होता है क्रेसिया। देख रहे हैं यहाँ, एक होता है डेमोस और दूसरा होता है क्रेसिया। डेमोस और क्रेसिया यानी 2 शब्द जो होता है यह आपके यूनानी भाषा का यह रूप है। यानी डेमोस का मतलब हो जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जनता, और क्रेसिया का मतलब होता है शक्ति। तो जिसमें जनता की शक्ति निहित होती है, अर्थात जिसमें जनता की शासन होती है, जो जनता के हाथों में पावर होता है, उसी को तो डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी जो होता है कि जनता के शक्ति को ही डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है। इस प्रकार अगर हम लोकतंत्र की बातें करते हैं तो लोकतंत्र की बातों में हम यह देखेंगे कि इसके अर्थ के संदर्भ में इसके अर्थ जो होते हैं कि जनता के शासन से ही यह होता है। डेमोक्रेसी शब्द जो होते हैं वह जनता के शासन से ही होता है। इस रूप में लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति होती है कि इस लोकतंत्र शासन पद्धति में जिसमें सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है और जनता के हाथों में निहित होती है, तथा इस रूप में यह एक अलौकिक अथवा इसे हम गैर लोकतांत्रिक सरकार से भिन्न मान लेते हैं कि यह गैर लोकतांत्रिक सरकार से भी भिन्न है। जैसे इस संदर्भ में आपको इस लोकतंत्र की परिभाषा के संदर्भ में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति का नाम आप जानते हैं, अब्राहम लिंकन महोदय जी ने भी कहा था कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, यानी लोकतंत्र जनतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा ही शासन है। लोकतंत्र जो है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। यह अब्राहम लिंकन जी का परिभाषा है, जिसमें हम यह देख सकते हैं या समझ सकते हैं इस बातों से भी कि लोकतंत्र जो होता है जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है, और जनता का ही यह शासन होता है। जनता ही इसमें शासन भी करती है, जनता के लिए ही करती है, और जनता के द्वारा भी यहाँ शासन किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस रूप में इसकी क्या परिभाषा दी जा सकती है,
वस्तुतः हम यह कह सकते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषता के रूप में अगर हम सामने देखेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में, क्योंकि कुछ विशेषताओं के कारण भी यह गैर लोकतांत्रिक सरकारों से अपने आप भिन्न हो जाती है। और जैसे पिछले अध्याय में हम लोगों ने इसके बारे में भी कुछ जिक्र किया हुआ है। जैसे हम चिली की बात करेंगे कि चिली जो देश है, कि चिली में पिनासे की जो सरकारें थी, तो पिनासे की सरकार से पहले और बाद में जो सरकारें बनी वे क्या थी कि लोकतांत्रिक सरकार थी। और इसके बाद आप देखेंगे दूसरे शब्दों में यहाँ एक और बात है, जिक्र किया जाएगा कि जैसे सल्वाडोर आयेंदे जो थे, सल्वाडोर आयेंदे की सरकार, जिसका तख्ता किसने पलट दिया, तो तख्ता जो था आस्तो पिनासे ने पलटकर सैनिक शासन स्थापित कर लिया। और सैनिक शासन जब स्थापित कर लिया और 1998 ईस्वी में पिनासे की सरकार का जो था, पिनासे की सरकार का जनमत संग्रह जो जनमत संग्रह कराना था, उसमें जनमत संग्रह में हार के बाद जनवरी 2006 में निर्वाचित राष्ट्रपति वहां के थे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि मिशेल बैरोले जो थे। तो मिशेल बैरोले की सरकार वहां पे लोकतांत्रिक है, जबकि पिनासे की सरकार यानी सैनिक तानाशाही व्यवस्था का एक उदाहरण था। और पिनासे की सरकार जो थी, पिनासे की सरकार द्वारा यहाँ जनता के संदर्भ में कहा जाता है कि यह जनतंत्र के समर्थक की विभिन्न प्रकार की एक तरह की यातनाएं दी गई थी। और 3,000 से अधिक लोगों को वहां पे क्या किया गया था, हत्या कर दी गई थी। और ऐसे वहां आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का उस समय पता भी नहीं चला। ऐसी बातों से या ऐसी बातें एक लोकतांत्रिक सरकार में सुनने और देखने को कभी नहीं मिल सकता है कि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों की हत्या कर दी जाए और बहुत ज्यादा संख्या में लोग लापता हो जाए। यह सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है, क्योंकि जो भी लोकतांत्रिक सरकार होती है यह जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रति ही संवेदनशील होती है। 2006 ईस्वी में मिशेल ने राष्ट्रपति जैसे ही वह निर्वाचित हुए, तो निर्वाचित होने के बाद कहा था कि वे नफरत को समाप्त करने और सहनशीलता एवं साझेदारी को विकसित करने की ओर उन्मुख रहेगी उनकी सरकार। लेकिन इस संदर्भ में दूसरा एक उदाहरण और भी आप देखेंगे, जैसे पोलैंड का उदाहरण है। तो पोलैंड के उदाहरण में आप देखेंगे कि पोलैंड में साम्यवादी शासन व्यवस्था जो थी, यह साम्यवादी शासन व्यवस्था, जैसे पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स जो पार्टी था, तो उस पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन जो जारूजे लस्की के नेतृत्व में कार्यरत थी वहां पे। और जारूजे लस्की जो थे उनके नेतृत्व में कार्यरत होने के बाद यहाँ एकमात्र साम्यवादी दल को ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। आप अनुमान लगा सकते हैं अन्य दलों को इसकी छूट बिल्कुल नहीं थी, दूसरे दल वहां पे नहीं थे। जनता चुनाव में जो भाग लेती थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों का जो निर्वाचन होता था, वैसे जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन में यानी कि यहाँ वे अपना निर्वाचन नहीं कर सकती थी या निर्वाचन में हिस्सा नहीं, जैसे नेताओं को अथवा सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना एक तरह से जुर्म माना जाता था, अपराध माना गया था। और ऐसा अपराध था कि मजदूरों को ट्रेड यूनियन का गठन करने अथवा हड़ताल की अनुमति भी नहीं दी गई थी कि कोई मजदूर अपने ट्रेड यूनियन का गठन कर सके, किसी तरह का हड़ताल वहां पे कर सके। लेकिन 1990 ईस्वी में आप देखेंगे कि 1990 ईस्वी में वहां स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ। और जब स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ, इसमें एक से अधिक दलों को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था और श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। उन्होंने हड़ताल करने का अधिकार तथा सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार भी प्राप्त करने में छूट प्राप्त किए। अब तीसरा उदाहरण आप देखेंगे, फिर तीसरा उदाहरण में आप देखेंगे घाना की बात। तो घाना में एनक्रुमा के प्रारंभिक शासन का है। जैसे एनक्रुमा का जो प्रारंभिक शासन व्यवस्था था, तो वहां के बारे में हम देखेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो थे उससे मुक्ति पाने के लिए घाना में लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। और जब घाना में लोकतंत्र की स्थापना की गई, घाना में यह लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ वर्षों तक चलती भी रही। लेकिन इसके बाद एनक्रुमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति करवा लिया, वो हमेशा के लिए अपने आप को घोषित कर लिया एनक्रुमा की हम वहां हमेशा के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। उसके कुछ दिनों के बाद यानी 1966 ईस्वी में आप देखेंगे कि वहां 1966 ईस्वी में सेना ने वहां की सरकार का तख्ता पलट दिया। आज इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र में जनता को निर्धारित
अवधि पर अपना अधिकार यानी अपने अधिकारी चुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अगर जनता को निर्धारित अवधि पे अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं मिलेगा तो इस तरह की संभावनाएं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं हमेशा उस देश में देखने के लिए मिलते रहेगा। इस प्रकार अगर हम कहेंगे कि विभिन्नताएं हैं लोकतंत्र की गैर लोकतांत्रिक सरकारों के मध्य यह पाई जाती है। एक लोकतांत्रिक सरकार की कुछ सामान्य विशेषताएं हमेशा होती है। जिस सामान्य विशेषताओं में अगर हम बात करें तो इसको अलग अलग बिंदुवार हम बातें कर सकते हैं। उस बिंदुवार में हम देखेंगे, जैसे प्रथम में हम बातें करेंगे, एक नंबर पॉइंट के रूप में हम रखेंगे कि जनता को अपनी इच्छा अनुसार सरकार को चुनने अथवा उन्हें निर्वाचन द्वारा परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होना, यानी ऐसे प्राप्त होना चाहिए। दूसरा बात अगर करेंगे कि अभिव्यक्ति की उन्हें पूरी छूट होती है। ऐसे जनता जो होती है लोकतांत्रिक सरकारों में अभिव्यक्ति की पूरी उसको छूट दी जाती है। वे सरकार के नीतियों अथवा विपक्ष में अपना विचार व्यक्त करने, यानी जो भी पक्ष है विपक्ष में अपने विचार को व्यक्त करने का अधिकार उनको मिला होता है। उन पर इस क्षेत्र में प्रतिबंध नहीं होता है। इसी प्रकार विचार अभिव्यक्ति की उन्हें स्वतंत्रता भी होती है। उन्हें सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का भी हक होता है। उन्हें संघ अथवा संगठन बनाने का भी अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए, हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए ही जनता को प्राप्त हो पाती है। इस क्रम में अगर हम बात करें कि जैसे एक दूसरा प्रश्न हम लोगों के बीच में आता है कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकारों के मध्य विभिन्नताओं के संदर्भ में उत्पन्न होता है। जैसा हमारे यानी जैसा अभी हमने यहाँ पे विचार किया, आगे हमने वर्णन भी किया कि चिली की बात, पिनासे के शासनकाल की सरकार, पोलैंड के साम्यवाद की सरकार, और इसके बाद जो हम देखेंगे एनक्रुमा यानी घाना के जो एनक्रुमा सरकार थी, इसके बारे में हमने बातें किया। पहले शासन में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं कार्यरत थी वे उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से भिन्न बना देती है। और इसके बाद देखेंगे कि इस अवधि में जैसे चिली हो गया, पोलैंड हो गया अथवा घाना हो गया कि सरकारों के जिस गैर लोकतांत्रिक सरकार की बात हम किए तो वहां यह म्यांमार के सैनिक शासन के ही समान था। जैसे म्यांमार की बातें करेंगे, यानी म्यांमार जो आधुनिक बर्मा है, यानी बर्मा का ही नाम है। तो इस तरह से 1948 ईस्वी की बात हम देखेंगे कि 1948 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से जब वो मुक्त हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के बाद वहां लोकतंत्र की सरकार स्थापित हुई। और 1962 ईस्वी में वहां लोकतंत्र की जो सरकार थी वहां लोकतंत्र को समाप्त कर सैनिक शासन की स्थापना कर दी गई। 1990 ईस्वी में पहली बार वहां निर्वाचन कराया गया। और जब 1990 में पहली बार निर्वाचन हुआ, वहां आंग सान सूची के नेतृत्व में वहां नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को सफलता मिली। लेकिन वहां की जो फौजी शासन चुनाव में क्या हुआ था कि चुनाव में सूची और चुने गए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को कैद करके जेल में डाल दिया। और इस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया। और प्रतिबंध लगाने का कारण हुआ कि सरकार द्वारा जनता पर निरंतर ज्यादतियां या आज भी वहां पे हो रही है। इससे तंग आकर लगभग 10 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर अन्य स्थानों पर शरणार्थी के रूप में चले गए। इसके कई नमूने आप समाचार पत्रों वगैरह सब में देखे जरूर होंगे। तो आप देखेंगे इसमें कि गैर लोकतांत्रिक, अब यहां हम बातें करेंगे कि जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है तो गैर लोकतांत्रिक सरकार की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होती है, इस पे हम विचार करेंगे गैर लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं के संदर्भ में। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस दृष्टि पे अगर हम विचार करते हैं कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों की कुछ विशेषताओं का, तो उसे हम अलग अलग रूपों में यहां व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक है गैर लोकतांत्रिक सरकार के गठन का अधिकार जनता को नहीं होता है। ऐसी सरकार अपने आप जनता द्वारा निर्धारित सरकार होने का दावा कर सकती है। जैसा कि हमने म्यांमार को देखा, जनता द्वारा चुनाव में पहली बार 1990 में जैसे चुनी गई सैनिक तंत्र पर द्वारा सत्ता समर्पित नहीं किया गया। चुनाव के परिणाम को सैनिक सरकार द्वारा या मान्यता प्रदान नहीं की गई। और यहाँ इस प्रकार से क्या हुआ कि गैर लोकतांत्रिक सरकार वास्तव में जनता का प्रतिनिधि नहीं बनती है। इसी प्रकार की स्थिति पोलैंड में साम्यवादी शासन के समय भी था। और पोलैंड में साम्यवादी शासन का समय था जिसमें जनता को किसी खास दल अथवा उम्मीदवार को
मत देना पड़ता है। वर्तमान समय में चीन में जैसा मार्क्सवादी दल का शासन, इसका एक उदाहरण आपको सामने दिखेगा। प्राय ऐसी व्यवस्था में एक राजनीतिक दल होता है और वैसे वही राजनीतिक दल सत्ता का संचालन भी करता है। अन्य दलों का अस्तित्व नहीं होता है वहां, यानी दूसरा कोई दल अपना कोई अस्तित्व नहीं रख पाता है। दल द्वारा ही इस बात का निर्धारण भी किया जाता है कि जनता किसे अपना मत देगी। ऐसी व्यवस्था एक दलीय पद्धति पर ही होती है, जैसे कि पोलैंड में साम्यवादी दल के शासन के काल में था, अथवा वर्तमान में हम कह सकते हैं यह व्यवस्था आज भी चीन में कायम है। अगर हम तीसरे इसके बिंदु पे बात करें तो गैर लोकतांत्रिक शासन में ऐसे माने जो भी लोग होते हैं तो लोगों की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रहता है। राजनीतिक गतिविधियां जो भी होती है इसमें लोगों को सहभागिता प्रतिबंधित रहता है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले होते हैं को विभिन्न प्रकार के यानी कि प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें छोटी मोटी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने में जेल में बंद कर दिया जाता है, जैसा कि हम पोलैंड में साम्यवादी शासन के समय में यह उदाहरण देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद के बिंदुओं में हम देखेंगे कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने की छूट नहीं होती है। इतना ही नहीं, सरकार को गैर लोकतांत्रिक मुहिम में समर्थन नहीं देना एक तरह से जुर्म माना जाता है। जैसे चिली में पिनासी की सरकार द्वारा तत्कालिक वायुसेना के प्रधान जो थे अल्बर्टो वेस्ले का नाम आप जानते हैं कि अल्बर्टो वेस्ले जो थे और उनके समय में तथा अनेक सैनिकों को जिन्होंने क्या किया कि लोकतांत्रिक सरकार की तख्ता पलट में भाग नहीं लिया, उन्हें जेल में डाल दिया गया और अनेकों प्रकार से उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। इसके अगले बिंदु में हम देखेंगे फिर कि गैर लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की हत्या करना और उन्हें मारकर गायब कर देना एक सामान्य सी बात मिलती है। चिली में जैसे पिनासी की सरकार में अभी जिक्र किया गया, इसके पहले के 3000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया और बहुत असंख्य लोगों को नजरबंद यानी गायब कर दिया गया। पता ही नहीं चला कि उन्हें मारा गया और कहां भेजा गया और बड़ी संख्या में लोग वहां लापता हो गए। इस प्रकार गैर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वहां भय का वातावरण हमेशा कायम रहता है और सत्ता जो होता है हमेशा इसी तरह के सत्ता वहां कायम रहते हैं। फिर हम यहाँ अगले बिंदु पे तो इसके हम अगले बिंदुओं पे जब बात करेंगे तो अगले बिंदु में जैसे आप देखेंगे कि यह जो है कि गैर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होता है तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के जो स्वतंत्रताएं होती है वैसे स्वतंत्रताओं से उनको वंचित कर दिया जाता है। उन्हें संघ एवं संगठन बनाने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। वहां श्रमिकों को ट्रेड यूनियन बनाने अथवा हड़ताल करने की किसी प्रकार की छूट नहीं होती है। जैसे कि पोलैंड की सरकार में जैसे आप देखे हैं कि पोलैंड में जो जनतंत्र की स्थापना के पूर्व में स्थित वहां व्यवस्था कायम था। फिर आप अगले बिंदु में देखेंगे कि गैर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होता है उस व्यवस्था में जनता को यह अधिकार नहीं होता है कि वह अपनी इच्छा अनुसार वैकल्पिक सरकारों का कोई गठन कर सके, क्योंकि वैकल्पिक सरकारों का गठन करना उनके बस की बात नहीं होती है। सत्ताधारी दल अथवा जो सरकारें होती है स्वेच्छा से शासन चलाती रहती है और जो स्वेच्छा से शासन चलाती है उसमें न्याय या विभिन्न प्रकार की जो मान्यताएं प्राप्त होता है वैसे मूल्यों की जो उपेक्षा की जाती है और जो भी मूल्य होते हैं वैसे मूल्यों की उपेक्षा करना उनका दायित्व बनता है, वे अपने से कर लेते हैं। और यहाँ तक कि जनता की चिंता उन्हें किसी तरह की नहीं होती है कि जनता के साथ किस तरह की क्या जरूरत है, क्या इच्छाएं हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। वे मनमाने ढंग से शासन करते हैं। म्यांमार में जैसे आप देखेंगे कि फौजी हुकूमत की नजरबंदियों से तंग आकर जो फौजी हुकूमत थी तो नजरबंदियों से तंग आकर क्या किया कि 6 से 10 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़कर क्या किया कि दूसरे जगहों पर शरणार्थी के रूप में जीवन यापन करने लगे। फिर हम यहाँ बातें करेंगे कि जैसे हमने देखा कि गैर लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं के बारे में, फिर हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं के संदर्भ में हम यहाँ बातें करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो एक लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा एवं जनता के लिए ही शासन होता है, ऐसी सरकारें जिसका चुनाव जनता ही निर्धारित करती है, जनता के समय के हिसाब से निर्धारित होता है। यह संपूर्ण यानी इस प्रकार का जो पूर्णतः जनता द्वारा सरकारें निर्वाचित होती है। जनता को यह अधिकार होता है, जनता को स्वयं यह अधिकार मिला होता है कि चाहे तो वह सरकार को बदल सकती है, वही निर्धारित अवधि के रूप में भी वह निर्वाचन भी कराने का अधिकार जनता के हाथों में होता है। जनता अपनी मर्जी के अनुसार सरकार का निर्वाचन कराती है। इस बात से यह बात बिल्कुल हम इस बात से स्वतंत्र हैं कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान कर सके, किसी भी
पार्टी के विरोध में हम बातें कर सके। जैसे कि हम भारत में देखेंगे, ब्रिटेन में देखेंगे, लोकतांत्रिक राज्यों में ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। चिली में पिनासो में पहली बार, यानी कि पहले और बाद में गठित सरकारें जो थी, अथवा पोलैंड में साम्यवादी शासन की जो सरकारें थी, यह निर्वाचित सरकार की श्रेणी में ही आती है। अब हम दूसरी इसमें बिंदु देखेंगे कि एक दूसरे लोकतांत्रिक राज्य में एक से अधिक राजनीतिक दल कार्यरत होते हैं। लोग इन दलों में से किसी भी उम्मीदवार को चुन सकते हैं, क्योंकि लोग यहाँ स्वतंत्र होते हैं। उसे किसी निर्धारित व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने का किसी तरह की बाध्यता और किसी तरह का रोक टोक नहीं होता है। जैसे पोलैंड में 1999 में राष्ट्रपति के पद के लिए मतदान से अधिक, यानी कि जो मतदान हुआ था, मतदान में एक से अधिक राजनीतिक दल को मतदान का अधिकार प्राप्त था। चिली में भी पिनासे से सत्ता के हटने के बाद आप देखेंगे कि वहां पिनासे में सत्ता के हटने के बाद बहुदलीय व्यवस्था कायम है। अब तीसरे संदर्भ में हम बातें करेंगे, तीसरे बिंदु के रूप में, कि लोकतांत्रिक राज्यों में लोगों को स्वतंत्र रूप से राजनीतिक गतिविधियों के संचालन में छूट होती है, और राजनीतिक दल जो होता है समान रूप से राजनीतिक सहभागिता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम भी करती है। राजा या सरकार द्वारा उन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। इस क्षेत्र में आम जनता बिल्कुल स्वतंत्र होती है। चौथे बिंदु के रूप में आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होता है, इसके अंतर्गत है लोगों का विचार या लोगों की जो अभिव्यक्ति होती है उसकी आजादी होती है, और अपने विचार और व्यक्त के आजाद लोग जो होते हैं वे स्वतंत्र रूप से अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। यदि सरकार की किसी नीति या कानून में को वे गलत मानते हैं तो नीति और कानून को गलत मानते हुए वे उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। आलोचना करने का भी अधिकार होता है। सरकार उनकी इस आजादी को प्रतिबंध नहीं कर सकती है। इस प्रकार विचार अभिव्यक्ति की और अधिकार जो होता है यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में जाना जा सकता है। जैसे आप भारत में देख सकते हैं इसका उदाहरण। और पांचवें बिंदु के रूप में अगर हम चर्चा करें तो पांचवें बिंदु में देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, यहाँ इस व्यवस्था पर न्याय आधारित व्यवस्था होता है। जनता को समुचित न्याय प्राप्त हो, वे बिना भय के एवं बिना पक्षपात के जीवन जो होता है व्यतीत कर सकते हैं। यही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इस व्यवस्था में सरकार भय का वातावरण बनाकर जनता का समर्थन प्राप्त नहीं कर सकती है, और सामाजिक सौहार्द बनाकर भय से मुक्ति प्रदान करके जनता को अपने पक्ष में लाने का प्रयास हर राजनीतिक पार्टियों का बना रहता है। आतंकवाद का इस व्यवस्था में नामो निशान भी नहीं होता है। यदि समाज में अशांति होता है अथवा आतंक फैलाने का प्रयास कुछ लोगों द्वारा देखने के लिए अगर मिले भी, तो सरकार उनके विरुद्ध में समुचित कार्रवाई करने के लिए उन्हें नियंत्रित भी करती है। स्वयं सरकार भय का सहारा अपने समर्थक की प्राप्ति के लिए कभी नहीं कर सकती है। तो इस तरह लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार भी दिया गया है। श्रमिक और ट्रेड यूनियन का निर्माण करने के लिए, हड़ताल कर सरकार को अपनी बातों को मनवाने के लिए दबाव डालने का अधिकार भी प्राप्त है। जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसे अधिकार बिल्कुल प्राप्त नहीं है, जैसा कि पोलैंड के साम्यवादी शासन के समय में आपने देखा कि था। इस प्रकार यह हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सच्चे अर्थों में शासन को सुनिश्चित करती है। यानी समानता, स्वतंत्रता, न्याय इसकी मौलिक विशेषताएं होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के मूल्यों का आदर भी किया जाता है, और इससे जो भ्रातृत्व होता है यानी भाईचारे की भावना होती है, इस भाईचारे की भावना देखने के लिए अग्रसर इसमें मिलता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्राय इसका पूर्णतः अभाव देखा जाता है। अब हम यहाँ बातें करेंगे फिर पिनासे में, जैसे पिनासे के समय चिली की बातें, साम्यवादी शासन के समय पोलैंड की बातें, और एनकुमा के बाद वाले घाना के शासन की बातों का अगर हम जिक्र करते हैं तो जैसे हम देखेंगे कि पिनासे के समय में चिली की जो सरकार थी, या चिली की सरकार में जैसे पोलैंड की साम्यवादी सरकार, एनकुमा के बाद के घाना की सरकार, ये सब के बारे में जैसे हम बारी बारी से जो अध्ययन करेंगे, जैसे प्रथम रूप में हम देखेंगे, इसके प्रथम पॉइंट के रूप में हम रखेंगे कि एक लोकतांत्रिक शासन जनता द्वारा निर्धारित शासन व्यवस्था होती है, और इसमें जनता ही अपनी क्या करती है कि सरकार का चुनाव करती है, और जनता को यह अधिकार भी होता है, जनता स्वयं यह अधिकार अपने हाथों में रखती है कि वह इसमें इच्छानुसार परिवर्तन लावे। लेकिन
अब चिली की बात करेंगे। चिली में पिनासे ने लोकतांत्रिक जो शासन का तख्ता पलटा, तो शासन का तख्ता पलटकर शासन सत्ता पर अधिकार जमा लिया था। यही स्थिति नक्रुमा के बाद घना की थी। वर्ष 1966 का आप समय देख सकते हैं कि 1966 में सेना ने जनतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर शासन पर सत्ता का अधिकार जो जमा लिया था। जबकि पोलैंड में आप साम्यवादी में आप देखेंगे पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के संदर्भ में यहाँ जिक्र मिलेगा कि ऐसे शासन था जिसमें साम्यवादी दल का समस्त राजनीतिक व्यवस्था पर एक तरह से नियंत्रण कायम था। इसे हम मार्क्सवादी मान्यता के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग यानी श्रमिक वर्ग की तानाशाही की संज्ञा भी दे सकते हैं। इस प्रकार पिनासे एवं नक्रुमा के बाद घाना की शासन व्यवस्था सैनिक तानाशाही व्यवस्था का एक उदाहरण था। तो पोलैंड में सर्वहारा वर्ग की बात हम करेंगे कि इसका अधिनायक तंत्र कायम था। ये सरकारें लोकतांत्रिक नहीं थी। इनका चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाना था और चुनाव एक तरह से दिखावा मात्र इसमें रह गया था। अगर हम दूसरी बातें इसमें करते हैं तो इस राज्य में तानाशाही व्यवस्था के अंतर्गत आम जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना एक तरह से अपराध माना गया था। सरकार विरोधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले को सरकार जेल में डाल देती थी, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और प्रताड़ित भी किया जाता था। जबकि लोकतांत्रिक राज्यों में जो हम लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, वे स्वेच्छा से राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा होता है। फिर आप तीसरे संदर्भ में देखेंगे कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत आम जनता को अपने सरकार का विरोध करने, उनकी नीतियों का आलोचना करने इत्यादि का अधिकार प्राप्त होता है उन्हें। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि तीनों राज्यों में जो हम नाम यहाँ रखे हुए हैं कि तीनों राज्यों में जनता को अपने सरकार का विरोध करने अथवा उसकी नीतियों का समर्थन करने की छूट नहीं थी। जैसे चिली हो गया और चिली में पिनासे ने लोकतांत्रिक समर्थन को तरह तरह की यातनाएं दी थी, उनकी हत्याएं भी कराई थी। यहां तक कि वायुसेना प्रमुख जनरल अल्वाटा वैसले का नाम आपने देखा है कि अल्वाटा वैसले जो थे एवं कुछ अन्य सैनिक की तख्ता पलट में भाग नहीं लेने के कारण क्या किया गया कि उन्हें जेल में डाल दिया गया और उन्हें रातों रात प्रताड़ित भी किया गया था। वहां 3000 से अधिक लोगों का जो मैंने जिक्र किया था मौत के घाट उतार दिया गया और वहां कईयों का पता ही नहीं चल पाया क्यों कहां गए। अगर हम चौथी बात करते हैं कि एक लोकतांत्रिक राज्य जो होता है कि लोगों को अपना विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वे अपना विचार व्यक्त करने में स्वतंत्र होते हैं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है और वे सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन तानाशाही व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग होते हैं वैसे लोगों के विचार जो भी लोग होते हैं वैसे तानाशाही लोगों के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है। उन्हें अधिक से अधिक सरकार समर्थन में ही विचार व्यक्त करने की छूट होती है। वे किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं और सरकार की नीतियों का विरोध भी वे नहीं कर सकते हैं, किसी भी श्रेणी से वे नहीं कर सकते हैं तथा इसके लिए उन्हें दंडित किया जा सकता है अगर वे कहीं विरोध भी करते हैं। तो यह बात चिली, घाना एवं पोलैंड के सदृश आप देख सकते हैं। फिर हम यहाँ बातें करेंगे कि अब लोकतंत्र की परिभाषा के संदर्भ में तो हम विचार करते हैं कि लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा क्या होता है, इस पे हम बातें कर रहे हैं। तो जिसमें हमने पहले ही जिक्र किया था, सबसे पहले ही मैंने बताया था कि लोकतंत्र की जो परिभाषा है तो परिभाषा के रूप में आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है, इसको जैसे इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी दो शब्दों के मिलने से बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया, अर्थात डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन यानी शक्ति। तो जिसमें जनता की शक्ति होता है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन महोदय जी का मैंने परिभाषा आपको पीछे स्पष्ट कराया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, अर्थात डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। अर्थात यहाँ अब्राहम लिंकन महोदय जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, गवर्नमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, अर्थात यह कहा जा सकता है कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन है। इसमें इस प्रकार की परिभाषा को हम उस शब्द के रूप में रख सकते हैं या उस अर्थ में परिभाषित करने का मात्र हमें काम लेने से नहीं चलेगा, क्योंकि हमें उसके विकास को ध्यान में रखकर अगर हम ऐसे बातें करते हैं कि ऐसे लोकतंत्र के विकास को ध्यान में रखकर समकालीन परिवेश के अनुरूप परिभाषित करना चाहिए कि आज के समकालीन परिवेश में क्या है। तो हम यहाँ कहेंगे कि किसी दूसरे को अगर हम दूसरे परिभाषा को
हमें सर इसलिए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि यदि वे बड़े विद्वान हुए तो, और बड़े विद्वान ने ऐसी बातों को कह दिया तो वही जायज है, वही सत्य है। हमें उस परिभाषा में निहित अर्थ का एक गहन विश्लेषण करने की जरूरत होता है। जैसे उसमें कुछ परिवर्तन अथवा परिवर्तन आवश्यक भी होते हैं, क्योंकि परिवेश बदलते जाते हैं और व्यवस्थाओं में परिवर्तन की जरूरत पड़ने लगती है, तो हमें उनके संदर्भ में कुछ रूपों को स्वीकार करना भी पड़ता है और उन स्थिति में उस शब्द में उनके समय के हिसाब से परिवर्तन को ध्यान में रखकर कुछ परिवर्तन भी करने की जरूरत होता है। तो आधुनिक संदर्भ में कहा जाता है कि लोकतंत्र की जो आधुनिक परिभाषाएं हैं या लोकतंत्र की जो आधुनिक बातें हैं, इसमें जैसे आज विश्व के अधिकांश राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना तो हो चुकी है और हम यहाँ बात करेंगे, लेकिन विभिन्न देशों में लोकतंत्र अलग अलग रूप में कार्यरत हैं, अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं, क्योंकि विभिन्न देशों की परिस्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नजर आती है और सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जो भी होता है इसमें विभिन्नताएं एक ही संस्था को अलग अलग संस्थाएं यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप प्रदान कर देती है। और यहाँ उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि हम भारतीय लोकतंत्र और ब्रिटिश लोकतंत्र को ही ले ले, दो राज्यों को हम ले लेते हैं, एक भारत का एक दूसरा ब्रिटेन का। तो यहाँ भारतीय और ब्रिटिश लोकतंत्र को ले लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र भी ब्रिटिश लोकतंत्र की तरह ही यह क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था पर आधारित एक सरकार है जो शासन व्यवस्था पर आधारित अपना कार्य करती है। भारतीय लोकतंत्र जो संसदीय व्यवस्था पर आधारित कार्य करती है, इसमें आप देखेंगे लेकिन दोनों राज्यों में संसदीय लोकतंत्र में कतिपय विभिन्नताएं देखने के लिए आपको मिलेगा। विभिन्नताएं क्या मिलेगा, जैसे ब्रिटिश संसदीय जो व्यवस्था है वहां सर्वोच्चता की को मान्यता यानी सर्वोच्चता का जो मान्यता है तो मान्यता को स्वीकृति प्रदान की गई है, और जबकि भारत में संसदीय सर्वोच्च नहीं है, संसदीय जो है वह सर्वोच्च नहीं है बल्कि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम है। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है तो भारत में क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रणाली है। फिर आप देखेंगे वहां लोकतंत्र में के अंतर्गत अगर सम्राट आज भी राज्याध्यक्ष के रूप में वहां पे क्या होते हैं कि आसीन रहते हैं, जबकि भारत में लोकतंत्र का स्वरूप जो गणतंत्रीय है, यहाँ जनता द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित व्यक्ति ही राष्ट्रपति के चुनाव पर कार्यरत हो सकते हैं। इस प्रकार यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था कायम है। ब्रिटेन की तरह यहाँ वंशानुगत आधार पर राज्याध्यक्ष का कोई पद नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का अंतर क्या है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि विश्व में या विश्व के विभिन्न राज्यों की लोकतंत्र अगर कायम है, लेकिन इन लोकतांत्रिक सरकारों के बीच कई समानताएं और कई असमानताएं सामने हम लोग को मिलेंगे। अतः हमें ऐसे तत्वों को खोजने की जरूरत होती है कि जो सभी लोकतांत्रिक राज्यों के में शामिल हो और सभी लोकतांत्रिक राज्यों में एक जैसे वहां नजर आए। यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो लोकतांत्रिक सरकार की पहचान काफी सुगम बन जाती है। और हम यहाँ देखेंगे अलग अलग ढंग से इसको हम समझ सकते हैं कि अगर हम प्रथम में देखें तो अध्याय में लोकतंत्र की पहचान के लिए एक सामान्य पैमाने की चर्चा की गई है। यहाँ पैमाना जो भी है, जनता को अपनी सरकार को चुनने का अधिकार यहाँ होता है अथवा सरकार को चुनने के रूप में ही रहती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बातें करते हैं कि दूसरे शब्दों में देखेंगे तो अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है। इस दृष्टि से यदि लोकतंत्र की परिभाषा दी जाए तो कहा जा सकता है कि लोकतंत्र शासन का जो ऐसा रूप होता है, लोकतंत्र जो भी हो, शासन का एक ऐसा रूप होता है जिसमें शासकों के निर्वाचित का कोई अधिकार जो होता है जनता को ही होता है। आप इस प्रकार से लोकतंत्र को एक सरल रूप में भी समझ सकते हैं कि इसमें लोकतंत्र एवं गैर लोकतांत्रिक शासन जो व्यवस्थाएं हैं, तो वैसे शासन व्यवस्थाओं में इसके अंतर आसान हो जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि म्यांमार सैनिक शासन का अथवा चिली का जो पीछे हम जिक्र किए हैं, पिनासो की सैनिक तानाशाही का। इसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे व्यवस्था जो है इसे निर्वाचन द्वारा यानी जनता के द्वारा नहीं किया गया है, अर्थात या जनता के निर्वाचन से कुछ अलग काम किए गए हैं। यही बात उन राज्यों को देखने को मिलती है जहां राजतंत्र कायम है। जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे आप सऊदी अरब की बात देख लीजिए कि सऊदी अरब जैसे देश है कि पोलैंड की साम्यवादी शासन का निर्वाचन तथाकथित रूप से जनता द्वारा ही किया जाता था। अब लेकिन वहां उस समय जनता द्वारा यानी जनता सरकार का चुनाव करने में स्वतंत्र नहीं थी। उस साम्यवादी दल द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को यानी जो भी प्रतिनिधि हैं को ही मत देने की
आवश्यकता था। लेकिन लोकतंत्र के जो उपरोक्त बातें की गई, यानी जो भी अभी बातें हमने किया, तो इन बातों में एक परिभाषा के सामान्य ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता है। आज विश्व का हर राज्य अपने को लोकतांत्रिक ही मानता है और अधिकांश राज्यों में चुनाव की जो संचालित व्यवस्था है तो संचालित कराया जाता है। लेकिन कई राज्यों में चुनाव दिखावा मात्र का रह गया है। वह मात्र दिखाया जाता है कि मेरे यहाँ चुनाव हो रहा है, लेकिन वो लोकतंत्र का सही रूप नहीं होता है। क्योंकि कई राज्यों में तो चुनाव यानी परिणाम पूर्व निर्धारित ही हो जाता है कि क्या होने वाला है। इसके बाद अब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, देखेंगे, जहां वहां क्या होता है कि जनता किसी खास व्यक्ति अथवा दल के पक्ष में मतदान करने के लिए बिल्कुल क्या होती है कि बाध्य होती है, उसे एकदम उसी पक्ष में वोट करना ही पड़ेगा। इसलिए हम यह स्पष्ट कह सकते हैं कि हमें वास्तविक लोकतंत्र एवं दिखावटी लोकतंत्र के बीच के फर्क का इस क्रम में जानना जरूरी होता है कि वास्तविक लोकतंत्र कहाँ है और दिखावटी लोकतंत्र कहाँ है। तभी यानी यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उपरोक्त परिभाषाओं को समझ पाएंगे और उसका विश्लेषण सही ढंग से कर पाएंगे। उसके प्रत्येक शब्द का अगर सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया जाए तो लोकतांत्रिक सरकारों की विशेषताओं को ठीक से हम समझ सकते हैं। अब रही बात है कि लोकतंत्र की जो यहाँ परिभाषा हुआ, हमने इसको स्पष्ट किया। अब फिर हम देखेंगे लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताओं के संदर्भ में हम बातें करेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इससे लोकतंत्र की पहचान के लिए सबकी कतिपय विशेषताओं यानी सभी बातों को जानना बेहद ही अनिवार्य हो जाता है। क्योंकि यदि हम इस परिभाषा के आधार पर हम अपने विचार विमर्श को आगे बढ़ावें तो लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जो शासन का एकमात्र रूप है, या जिसमें जनता शासकों का निर्वाचन करती है और उससे जुड़े हुए कई यहाँ प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। जैसे लोकतंत्र में शासक कौन है, किसकी सरकार है, या किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए किन अधिकारियों का चुनाव होना आवश्यक है, क्या समस्त अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक होता है, ऐसे कौन कौन से निर्णय हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं। तो इन सारी बातों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो इसी क्रम में इस बात का निर्धारण भी आवश्यक हो जाता है। ऐसे आवश्यक हो जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव का अर्थ क्या होता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव के लिए कौन कौन से शर्तें आवश्यक होते हैं, लोकतंत्र में भाग लेने का अधिकार किन किन लोगों को होता है, क्या मतदान में प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार आवश्यक है। इसी प्रकार की बातें यानी कि बातों को अगर हम करते हैं कि समझदारी भी हमारे अंदर होनी जरूरी होता है कि सरकार के किस रूप का यानी किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहा जाता है। क्या एक लोकतांत्रिक सरकार हर वर्ष के निर्णय के लिए स्वतंत्र होती है अथवा उसे निर्धारित सीमा के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। क्या अगर ऐसी बातें की जाती है तो इस व्यवस्था में जनता को कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं जिन्हें सरकार को अनुकरण करना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि कई बातों को हम ऐसे जिक्र कर सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर जानने पर अगर हम जानते हैं तो जानने पर ही हम लोकतांत्रिक शासन की सामान्य विशेषताओं के बारे में स्पष्ट कर पाएंगे। और जब तक हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं जानेंगे तो स्पष्ट करने में मुश्किल होगा। अब हम देखेंगे कि जनप्रतिनिधियों के प्रमुख जैसे अगर हम भारत की तुलना करते हैं तो भारत की तुलना करने के क्रम में अगर हम इसे लोकतांत्रिक भारत के रूप में समझते हैं तो यहाँ इसकी विशेषताओं के रूप में हम सबसे पहले इसका एक बिंदु देंगे कि जनप्रतिनिधियों को प्रमुख निर्णय लेने का अधिकार, यानी एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय का अधिकार जनप्रतिनिधियों के हाथों में होता है। वे ही निर्णय लेते हैं। वे जनता को यानी जनता की जो भी भावनाएं होती है, जनता की जो भी आकांक्षाएं होती है, उसको ध्यान में रखकर ही नीति का निर्माण करते हैं, नीति का प्रयोग करते हैं। लोक सेवकों द्वारा उन निर्णयों को प्रारूप में पारित भी कराने का वो काम करते हैं। लोकतंत्र की इस विशेषता को अगर हम बात करें कि ऐसी विशेषता को हम निम्नलिखित आधारों पर या उदाहरणों के द्वारा सुगमता से हम समझ सकते हैं। इस क्रम में हम अगर यहाँ देखेंगे कि अपने पड़ोसी राज्य जैसे पाकिस्तान का ही हम एक उदाहरण लेते हैं कि 1999 ईस्वी में जैसे आपने देखा कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे नवाज शरीफ के नेतृत्व में कार्यरत लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट दिया और तख्ता पलट के क्या किया, उसके स्थान पर सैनिक तानाशाही व्यवस्था की स्थापना कर दी। उन्होंने अपने को देश का मुख्य कार्यवाही
घोषित कर लिया और बाद में चलकर अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया और 2002 ईस्वी में जनमत संग्रह कराकर उन्होंने अपना कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़वा लिया। इस तरह से आप देखेंगे इस प्रकार उन्होंने यह निर्णय जो था, यह निर्णय दिखलाने की कोशिश की, यानी वहां के जनता को दिखाने की कोशिश की कि जनता ने उन्हें अगले 5 वर्षों के लिए चुना है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, जो पाकिस्तान की मीडिया है, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए कार्यरत गैर सरकारी जो वहां पे संगठन थे, तो गैर सरकारी संगठन जो जनमत संग्रह के बड़े फैसले पर यानी धांधली का एक तरह से आरोप लगाया। पुनः आप देखेंगे कि 2002 ईस्वी में यानी अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क के माध्यम से, यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था, इस ऑर्डर के माध्यम से पाकिस्तान के जो संविधान था, तो पाकिस्तान के संविधान को ही परिवर्तित कर डाला, यानी उसमें बहुत परिवर्तन कर दिया। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का अधिकार प्राप्त हो गया और राष्ट्रपति जब प्रांतीय असेंबलियों को भंग करने का अधिकार मिल गया तो मंत्रिपरिषद के कार्यों की जो निगरानी थी, वह निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दल का जो गठन हुआ तो गठन कर दिया गया, जिसके अधिकांश सदस्य सेना के अधिकारी थे। और इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार जो राष्ट्रमंडल था या मंत्रिमंडल था, तो मंत्रिमंडल के ऊपर एक अन्य शक्तिशाली निकाय कार्यरत हुआ, जो राष्ट्रीय असेंबली एवं प्रांतीय असेंबली का निर्वाचन भी हुआ। इस संस्थाओं को कुछ अधिकारियों जो अधिकार भी प्राप्त किए गए और ऐसे अधिकार दिए गए कि इसी बीच में चुनावी रैली में 27 दिसंबर की आप देखेंगे, 27 दिसंबर को पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी जो था, तो 27 दिसंबर को पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी ने क्या किया कि फरवरी, यानी पीपुल्स पार्टी के प्रमुख हैं एवं मुख्य जो प्रधानमंत्री थे बेनजीर भुट्टो की हत्या के कारण चुनाव तत्काल स्थगित कर दिया गया और फरवरी 2008 ईस्वी में पाकिस्तान में निर्वाचन हुआ। और जब 2008 में पाकिस्तान में निर्वाचन हुआ, इस निर्वाचन के फलस्वरूप देखा गया कि वहां आसिफ अली जरदारी जो थे राष्ट्रपति एवं यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बन गए। इस कारण या इस प्रकार वहां पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हो पाई। पाकिस्तान में अगर हम उपरोक्त घटनाक्रम का विश्लेषण कर हम कह सकते हैं कि सच्चे अर्थ में न तो पाकिस्तान को अवाम में ने राष्ट्रीय असेंबली और प्रांतीय असेंबली जो दोनों था का निर्वाचन किया गया था, न ही संस्थाओं द्वारा चुना गया जो राष्ट्रपति थे सच्चे अर्थों में देश के निर्वाचित राष्ट्रपति ही था। इसके बाद आप देखेंगे कि उसी संदर्भ में, क्योंकि जो प्रांतीय जो था असेंबली एवं राष्ट्रीय असेंबली को अंतिम रूप से निर्णय जो लेने का अधिकार था, वैसे निर्णय लेने का अधिकार के संदर्भ में आपको यहां मिलेगा कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार तो सेना के जो अधिकारी हैं एवं जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में ही था, लेकिन वहां अब स्थिति बदल चुकी है। इस प्रकार की बात कई तनाशाही और राजशाही व्यवस्था थे वहां के राज्यों में होती है, और ऐसे तनाशाही और राजशाही व्यवस्था वहां के राज्यों में जब होती है तो वहां निर्वाचन में भाग लेने का एकमात्र अधिकार साम्यवादी दल को ही था। दल द्वारा चुने गए लोग को ही निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार था या वही भाग लेते थे, लेकिन अंतिम निर्णय उनके हाथों में भी नहीं था। अंतिम निर्णय जो होता था उसका अधिकार साम्यवादी दल वहां था, जो साम्यवादी दल वहां केंद्रीय समिति और उसके अंतर्गत जो छोटी सी निकाय जैसे पॉलिट ब्यूरो को प्राप्त था। सरकार को अन्य एजेंसियों के बारे में जैसे विधायिका हुआ, कार्यपालिका हुआ आदि सिर्फ उन्हें लागू ही मात्र करती थी। अतः यहाँ निष्कर्ष के रूप में यह भी बात कहा जा सकता है कि सच्चे लोकतंत्र में समस्त नीतिगत निर्णय का अथवा किसी विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो होता है जनप्रतिनिधियों के पास ही होता है। अब हम देखेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन जो होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जो निर्वाचन है, जैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा तभी जनता अपनी इच्छानुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सकती है।
क्योंकि यदि चुनाव में पक्षपात होता है, उसमें निष्पक्षता जो अब देखेंगे निष्पक्षता का अभाव होता है, तो ऐसे निर्वाचन में चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं। क्योंकि यहां देखेंगे फिर यह भी बात कि उसे वहां शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर हम कहा जा सकता है। उदाहरण के रूप में आप चीन को देख सकते हैं, जैसे साम्यवादी व्यवस्था का एक उदाहरण हम वहां लेंगे चीन के संदर्भ में, कि साम्यवादी व्यवस्था का जैसे वहां सरकार है और चीनी राष्ट्रपति जन कांग्रेस जिसे हम संसद कहते हैं के लगभग 3000 प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्षों पर होता है, और इसके कुछ प्रतिनिधि जो होते हैं इनका निर्वाचन वहां की सेना के द्वारा ही किया जाता है। निर्वाचन में सिर्फ चीनी साम्यवादी दल और उसके जो संबद्ध कुछ पार्टियां ही भाग ले सकती है। इस प्रकार निर्वाचन में जनता उन उम्मीदवारों को ही उन्हीं उम्मीदवारों को ही मत दे पाती है जो दल द्वारा मनोनीत अथवा समर्पित होता है, और दल के लिए दल के द्वारा वो समर्थन प्राप्त किया हुआ उम्मीदवार होता है। चुनाव का परिणाम इस प्रकार, यानी इस पूर्व अगर हम समझ जाते हैं कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि एक ही पार्टी जब लड़ेगा तो चुनाव तो परिणाम सामने दिखता है। वहां हमेशा ही अगर साम्यवादी दल का शासन स्थापित रहा, निर्वाचन मात्र एक दिखावा रह जाता है, अंतिम निर्णय साम्यवादी दल की केंद्रीय समिति के ही हाथ में रहता है। कुछ इसी तरह की स्थिति आप मैक्सिको की भी देख सकते हैं। मैक्सिको में आप देखेंगे जैसे 1930 ईस्वी में कि यह देश आजाद हुआ और प्रत्येक 6 वर्षों पर वहां राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब तक वहां जितने भी निर्वाचन हुए हैं उसमें अगर हम बात करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशन पार्टी के बारे में हम देखेंगे, यानी कि पार्टी अथवा जिसे हम PRI के नाम से भी जानेंगे, में निर्वाचन सफल रही है। इस दल की अगर हम बात करते हैं, इस दल का जिक्र करते हैं, तो द्वारा चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे प्रारंभ में विपक्षी दलों द्वारा चुनाव में भाग लिया गया, लेकिन वे निर्वाचन में कभी भी सफल नहीं हुए। सरकारी जो कार्यालय है उस कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार को पक्षपात पार्टी की जो मीटिंग होती है वैसे मीटिंग में जाना अनिवार्य माना जाता है। सरकारी जो शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों द्वारा छात्रों के द्वारा कहा जाता है कि वे अपना माता पिता PRI के पक्ष में ही मतदान करने को कहें। देखिए क्या स्थितियां हैं वहां कि शिक्षक भी वहां पे PRI पार्टी को ही समर्थन करते हैं, और सभी अभिभावकों को यह एक संदेश भेजते हैं। छात्रों द्वारा मीडिया भी विपक्षी दलों की गतिविधियों की उपेक्षा करती है, और कई बार निर्वाचन केंद्रों का अंतिम समय में बदल दिया जाता है, और इसके फलस्वरूप अनेक मतदाता जो होते हैं वे मतदाता मतदान से वंचित रह जाते हैं। चुनाव में बड़े पैमाने पर धन भी खर्च किया जाता है। इस प्रकार आप चीन में देखेंगे कि चीन और मैक्सिको के में निश्चित अंतराल पर मतदान होता है। चीन में एक दलीय शासन के कारण वहां जनता के समक्ष कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता है। मतदाताओं को दल द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के पक्ष में ही मतदान करना पड़ता है, उनके समक्ष कोई दूसरा वास्तविक विकल्प ही नहीं होता है। और जबकि मैक्सिको में आप देखेंगे सैद्धांतिक तौर पर तो विकल्प है, लेकिन वहां व्यवहार में ऐसा विकल्प देखने के लिए नहीं मिलेगा जिससे वे सत्ताधारी दल को पराजित कर सके। इन दोनों राज्यों से भिन्न स्थिति भारत की आप देख सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है इन दोनों राज्यों से बिल्कुल अलग है, और यहाँ अनेक दल निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से होता है। जनता अपनी इच्छानुसार प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। फलस्वरूप यहाँ सरकारें जो होती है बदलती रहती है। जैसे 2004 में संसदीय निर्वाचन में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार पराजित हो गई और केंद्र में यूपीए की गठबंधन वाली सरकार सत्ता में आई। पुनः 2009 में आप देखेंगे कि संसदीय निर्वाचन कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में संयुक्त जो प्रगतिशील गठबंधन यूपीए थी की सरकार बहुमत प्राप्त कर सत्ता में आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए, और इसी प्रकार 2005 में आप देखेंगे कि इस निर्वाचन में बिहार में जनता ने क्या किया कि सत्ताधारी राजद पार्टी के विपक्ष में मत दिया, और निर्वाचन के बाद आप देखेंगे कि विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड एवं भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर बिहार में क्या किया कि सरकार बनाया। फिर आप यहाँ जिक्र करेंगे क्योंकि उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त था। पुनः 2010 में निर्वाचन में इसी गठबंधन को निर्वाचन में फिर से बहुमत प्राप्त हुआ, और
अभी आप देश की राजनीति को देख सकते हैं कि अभी वर्तमान परिवेश में जैसे भाजपा की सरकार बनी हुई है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ निर्वाचन ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए विपक्ष होना भी जरूरी होता है। निर्वाचन व्यवस्था का स्वतंत्र रूप में संचालन भी आवश्यक है। इसमें किसी रूप में अगर हम बातें करते हैं, पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम यह भी देखेंगे, साथ जनता के पास यह विकल्प भी होना चाहिए कि यदि चाहे तो वे सत्ताधारी दल को सत्ता में रखें या चाहे तो उसे सत्ता से हटा दें। दूसरे शब्दों में हम ऐसे दूसरे दल को अगर शासन सत्ता का जो दायित्व होता है अगर प्रदान कर सके, इस प्रकार लोकतंत्र के लिए निर्वाचन की जो व्यवस्था होता है उसका होना पर्याप्त नहीं है। निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें उसे सत्ता को परिवर्तित करने का अधिकार होना चाहिए। अब एक व्यक्ति के मत के बारे में हम बातें करेंगे कि एक व्यक्ति का मत जो होता है यह कैसे होता है। तो लोकतंत्र के लिए सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत आज समस्त विश्व में माना जाता है, और क्योंकि इसी आधार पर लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए निरंतर संघर्ष होता रहा है। आज इसे विश्व के अधिकांश राज्य मान चुके हैं, और इसके अंतर्गत अगर प्रत्येक वयस्क नागरिकों की बात करें तो वैसे नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य एक है, अर्थात समान है। सबको एक वोट देने का अधिकार है। इसे ही एक व्यक्ति का एक मत का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन विश्व में आज भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर हम देखेंगे इस सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। जैसे हम फिजी की बात करें, फिजी में चुनाव प्रणाली के नियम जो है उसके अंतर्गत अगर भारतीय मूल के लोगों को, यानी जो लोग हैं, लोगों के मत का मूल्य वहां के मूल निवासियों के मत के मूल्य से कम माना जाता है। दूसरी तरफ अगर हम एस्टोनिया की बात करते हैं तो एस्टोनिया में देखेंगे कि वहां पे नागरिक संबंधी जो नियम है वैसे नियम में हम जिक्र करेंगे कि निर्माण कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि रूसी अल्पसंख्यक को मतदान का अधिकार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सऊदी अरब में अगर हम देखेंगे, सऊदी अरब में अब महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है। फिर आप देखेंगे इस क्रम में यह बात एक उल्लेखनीय हो जाता है कि राजनीतिक समानता की स्वीकृति लोकतंत्र पर आधारभूत सिद्धांत है। अतः एक सच्चे लोकतंत्र के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी होता है। जहां सच्चे लोकतंत्र की जरूरत है वहां इन दो बातों का होना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसमें हम प्रथम बात को कहेंगे कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार होना चाहिए। इसे ही सार्वभौम मताधिकार कहा जा सकता है। दूसरा बात यह होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक के मत का मूल्य समान होना चाहिए, पर जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अब हम देखेंगे अगले बिंदुओं पे अगर हम विचार करते हैं तो यहाँ पाएंगे कि यहाँ हम अब जिक्र करेंगे कि जैसे विचार अभिव्यक्ति का अधिकार जो है, तो विचार अभिव्यक्ति के अधिकार में जैसे कि लोगों को सोचने एवं सार्वजनिक रूप से जो भी लोग होते हैं उनको सोचने के लिए और सार्वजनिक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति की जो अधिकार प्राप्त रहता है, उन्हें संघ एवं संगठन बनाने का, सरकारी नीतियों में यानी सरकारी जो भी नीति होता है उसमें विरोध करने का और अन्य राजनीतिक जो गतिविधियां होती है उसको संचालित करने का स्वतंत्रता उनको मिला होता है। अर्थात यह आपके जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है इसमें यह सारे गुण मौजूद होते हैं। इसके लिए सभी लोगों को यानी जो भी लोग होते हैं उससे मध्य में समानता की व्यवस्था की उपाय किए जाते हैं और वे अधिकारों के संरक्षण जो होते हैं उसके संरक्षक एवं एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को बनाया जाता है, जिसके आदेशों का अब सभी लोग क्या करते हैं, ऐसे सभी लोग पालन करते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का या किसी भी राज्य में विधि का शासन कायम नहीं है तो उसे हम लोकतांत्रिक राज्य नहीं कह सकते हैं। अगर ऐसा हम देखें कि ऐसे विधि कायम नहीं है, ऐसा शासन व्यवस्था कायम नहीं है, तो वैसे राज्य को हम लोकतांत्रिक राज्य कदापि नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि सरकार द्वारा जो निर्धारित सीमा होता है उसका कैसे पालन होता है। तो एक लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर कुछ मर्यादाएं होती है और वैसी मर्यादाएं जैसे स्व आरोपित होती है। चुनाव में विजयी दल जनमत का प्रतिनिधित्व करने के आधार पर यानी मनमाने ढंग से शासन को संचालन नहीं कर सकते हैं, और शासन को जब संचालन नहीं कर सकते हैं उसे लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, जो भी लोकतांत्रिक मूल्य होता है वैसे मूल्यों के आधार पर शासन का जो संचालन होता है
उसका संचालन करना पड़ता है। जैसे उसे अल्पसंख्यक समूह को अगर हम अल्पसंख्यक समूह की बातें करते हैं तो अल्पसंख्यक समूह को प्रदत्त जो गारंटियां होता है उसका आदर करना पड़ता है। संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं एवं मर्यादाओं का उसे पालन करना पड़ता है, क्योंकि संविधान उन्हें जब अधिकार प्रदान करता है तो उन्हें कुछ उत्तरदायित्व भी देता है और उनका पालन अनुपालन भी जो होता है उसके लिए आवश्यक होता है। अब यहाँ हम फिर जिक्र कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र की विशेषताएं होती है, तो लोकतंत्र की विशेषताओं पे अब हम बातें करेंगे फिर कि लोकतंत्र की विशेषताएं होता है। तो विशेषताओं को तो भली बात आप समझ रहे हैं कि विशेषताएं क्या क्या होती है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ इस प्रकार अगर हम लोकतंत्र की बातें करते हैं, जो सरल परिभाषा देखे, सटीक परिभाषा देखे, अध्याय में जो शुरू में ही बताया गया, बीच में ही बताया गया, उसके शब्दों को का अगर हम विश्लेषण करें तो उनमें से जो वो शब्द है, उन शब्दों को अगर अंतर्निहित भावनाएं एवं विस्तृत आधार प्रदान कर देती है, इस आधार पर शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं सामने भी आती है, जिसमें हम अलग अलग रूपों से प्रकट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम प्रथम उसके अलग जो प्रकार है जिसमें हम प्रथम इसका एक बिंदुवार करें तो प्रथम बिंदु में देखेंगे कि इस प्रशासनिक व्यवस्था में जनता ही अपने शासकों का चुनाव करती है और जनता जो होती है उन्हीं के द्वारा या निर्वाचित प्रतिनिधि ही समस्त प्रमुख निर्णय लेने का अधिकारी होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो निर्वाचन पद्धति पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। जनता को निर्वाचन का निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए। चुनाव में उनके सम्मुख इतना विकास होना चाहिए कि वह यदि चाहे तो अपने वर्तमान शासकों को बदल भी सके। फिर आप तीसरे इसके बिंदु में देखेंगे कि इस प्रकार का अवसर एक विकल्प प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। एक नागरिक एक मत इसका आधार होना चाहिए। किसी भी अगर कृत्रिम आधार पर उनके मध्य में अगर हम ऐसे बात करेंगे कि मध्य में भेदभाव बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। और चौथे संदर्भ में हम देखेंगे, चौथे बिंदु के रूप में देखेंगे कि विधि का शासन इसकी प्रमुख एक तरह की विशेषता होती है और नागरिकों को अधिकार का जो संरक्षक होता है बनाया जाना चाहिए। और जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप देना चाहिए। और पांचवें संदर्भ में हम फिर इसका जिक्र करेंगे कि निर्वाचित सरकार को संविधान द्वारा निर्धारित सीमा एवं नागरिकों द्वारा जो बातें होती है, निर्धारित जो सीमाएं होती है, इसके अंतर्गत कार्य करने चाहिए। फिर आप देखेंगे अगले बिंदु के रूप में यहाँ जो हमने रखा है कि लोकतंत्र क्यों है, लोकतंत्र की क्यों जरूरत है और लोकतंत्र के यहाँ पक्ष में विपक्ष में तर्क हम करेंगे। तो लोकतंत्र क्यों है, तो वर्तमान शासन या वर्तमान समय में हम देखेंगे, बातें करेंगे कि शासन का लोकतांत्रिक जो स्वरूप है वही सर्वोत्तम माना जाता है। सबसे उत्तम शासन का स्वरूप लोकतंत्र ही होता है, क्योंकि इसे ही सर्वोत्तम शासन की प्रणाली भी माना गया है। अगर हम यहाँ देखेंगे क्यों स्थान पर अगर है किसी वैकल्पिक शासन व्यवस्था, यानी जिस भी स्थान पर हम देखें तो वैकल्पिक शासन की व्यवस्था को नहीं अपनाया जा रहा है, इसकी जानकारी इस क्रम में आवश्यक है। क्योंकि विशेषकर हम इस स्थिति में जब हम इसकी कतिपय विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर ही चुके हैं और इसकी विशेषताओं को समझ ही चुके हैं, तो इसकी परिभाषा को ही हम जानकारी मानकर हम प्रथम अध्याय तथा साधारण अर्थों में इस अध्याय में पहले भी देखे हैं और अभी भी समझ रहे हैं। इस क्रम में यह उल्लेखनीय बन जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था के कुछ गुण दोषों को अगर देखा जाए तो गुण के साथ साथ उसके दोष भी उसमें निहित होते हैं। ये दोनों पहलू हम जनतंत्र के रूप में ही पाते हैं। एवं एक तरफ अगर हम बातें करते हैं, इसके कई गुण की चर्चा करते हैं, तो इसके कई गुण भी हमारे सामने प्रकट होते हैं। विद्वानों ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया है, अतः किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व इसके गुण और दोषों को जानना हम सबके लिए अनिवार्य हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के अवगुणों के बारे में, यानी इसके विपक्ष के तर्क के रूप में हम देखेंगे कि इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्वानों ने अनेक तर्क उपस्थित किए हैं और वैसे तर्कों में जैसे इनमें से प्रत्येक तर्क ऐसे हैं जिन्हें हम सामान्य तौर पर ऐसे कह सकते हैं और ऐसे कहते भी हैं, सुनते भी हैं। इन तर्कों को हम निम्नलिखित शासकों या निम्नलिखित प्रकार से सूचीबद्ध भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसका सबसे पहला, अगर विपक्ष के तर्क में हम बात करेंगे तो सबसे पहला इसका पॉइंट होगा राजनीतिक अस्थिरता। तो राजनीतिक अस्थिरता
राजनीतिक अस्थिरता में आप देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा अपने शासन को निर्वाचित किया जाता है, इसके परिणाम स्वरूप शासक बदलते रहते हैं। शासन का नेतृत्व जो होता है या करने वाला व्यक्ति बदलता रहता है। निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन के बाद जैसे आप देखेंगे कि 1999 से 2004 तक भारत में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार थी, जबकि 2004 में निर्वाचन के बाद डॉक्टर मनमोहन की सरकार आ गई और उसके बाद आप देखेंगे फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई और इस प्रकार आप प्राय नेतृत्व इसका बदलते रहता है और नेता के बदलाव में जो भी होता है इससे प्रशासनिक अस्थिरता पैदा होती है। सरकार की नीतियां भी इसके परिणाम स्वरूप बदलती रहती है, इससे प्रशासनिक अस्थिरता उत्पन्न होती रहती है। अब दूसरा इसका नुकसान देखेंगे, दूसरा गुण देखेंगे नैतिकता की उपेक्षा। तो नैतिकता की जो उपेक्षा की जाती है तो लोकतंत्र में सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल चलता रहता है। सत्ता की प्राप्ति ही विभिन्न राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य होता है। राजनीतिक लड़ाई में किसी भी प्रकार का अगर हम सफलता प्राप्त करना ही विभिन्न दलों का एक अपना मुख्य लक्ष्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में एन केन प्रकारेण आप समझते ही हैं, ऐसे करने चाहते हैं, यानी जैसे भी हो, जिस तरह से हो, उस तरह सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। परिणाम स्वरूप नैतिक मापदंडों और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करते हैं। नैतिकता का इसमें स्थान नहीं के मात्र रह जाता है। चुनावी सफलता के लिए अनैतिक साधनों एवं तरीकों का सहारा इसमें लेना अनिवार्य बन जाता है राजनीतिक पार्टियों के लिए। फिर इसके तीसरे विपक्ष में आप बात करेंगे कि समय का अपव्यय। तो जैसे आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में खासकर समय का ज्यादा अपव्यय होता है। किसी भी विषय पर निर्णय में पहुंचने से पहले उस पर काफी विचार विमर्श होता है। जैसे आप किसी कानून के निर्माण में काफी लंबा समय आप देखेंगे तो वो काफी लंबा समय लग जाता है। किसी भी बातों पे सहमति लेने में बहुत लंबा समय लग जाता है। अर्थात इसमें हर जगह पे आप देखेंगे कि समय की बर्बादी तो तय ही रहती है। और इसके अगले बिंदु के रूप में आप देखेंगे, अगले बिंदु में आप विचार करेंगे जैसे लोकतंत्र में, जैसे इसके विपक्ष में गलत निर्णय। तो गलत निर्णय जो होता है यह अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और जब प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तो इस प्रकार जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वे जनता के वास्तविक हितों का पता नहीं हो पाता है कि जनता का वास्तविक हित क्या है, अतः गलत निर्णय ले लिए जाते हैं। इससे जनता का जो होता है, जनता वास्तव में हित के बदले जनता का अपना अहित हो जाता है। इस प्रकार गलत निर्णय के कारण जनता की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम देखेंगे उदाहरण के रूप में कि नंदीग्राम की घटना थी, तो नंदीग्राम की घटना को आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जैसे वहां विशिष्ट आर्थिक जोन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण का जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, सरकार के इस निर्णय के फलस्वरूप जैसे वहां के किसानों की खेती जो थी, किसानों की खेती की जमीन उनसे ले ली गई और बाद में चलकर यहां विवाद यानी इस तरह से हुआ जो खूनी विवाद के रूप में उत्पन्न हुआ। फिर आप देखेंगे कि इसके नकारात्मक पहलू में अगला यानी पांचवा बिंदु यानी कि जिसे हम कह सकते हैं धन का अपव्यय। तो लोकतंत्र के जो दोष होते हैं, इस दोष में आप देखेंगे कि धन का काफी अपव्यय होता है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई हम देखते हैं कि चुनावी लड़ाई होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्वाचन में सफलता के लिए उम्मीदवार जो होते हैं, उम्मीदवार के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं और इस प्रकार धन का अपव्यय होता है। इससे भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से हमारे देश में बढ़ावा मिलेगा और चुनाव में खर्च के लिए जो उद्योगपति होते हैं, उद्योगपतियों से चंदा के रूप में काफी धन भी लिया जाता है। और इस प्रकार जो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा बड़े बड़े कारखानों यानी जो भी उद्योगपति होते हैं, उद्योगपतियों के हितों में कार्य किया जाता है, क्योंकि उनसे जो चंदा के रूप में ग्रहण किए होते हैं तो उनके हित में तो काम करना स्वाभाविक हो जाता है। चुनाव के लिए खर्च की कंपनी के लिए उन जनप्रतिनिधियों के जो अनुचित साधनों का सहारा दिया जाता है या चुनाव के संदर्भ में उनसे सहारा लिया जाता है और बदले में जो हितों की पूर्ति की ओर उन्मुख हो जाते हैं। दूसरी तरफ आप विचार करेंगे इसमें कि निर्वाचन में सरकार को भी अत्यधिक खर्च चुनाव के संचालन कराने में करने पड़ जाते हैं। जो चुनाव कई चरणों में होता है उसमें सरकार के कितने रुपयों की बर्बादी होती है। अब आप इसके अगले जो दोष हैं, दोष के रूप में जैसे आप देखेंगे शासन में भ्रष्टाचार।
यानी छठे पॉइंट के रूप में शासन में भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार कैसे होता है? तो लोकतंत्र के अंतर्गत प्रशासन जो होता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला होता है। यानी सत्ताधारी दल अपने समर्थकों एवं जो कार्यकर्ता होते हैं कि इच्छानुसार शासन का संचालन करता है। इस प्रकार जो सार्वजनिक हम कल्पना कर सकते हैं, जो सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है, और सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य जो होता है उससे बिल्कुल पार्टियां अलग हो जाती है। जिन लोगों ने चुनाव में किसी उम्मीदवार को विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उन्हें ये प्रतिनिधि क्या करते हैं कि उच्च पदों पर आसीन कर देते हैं। आसीन कराकर व्यवसायिक सुविधा देकर या अन्य प्रकार के उनकी मदद का लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। दिन प्रतिदिन यानी अगर हम इस पे विचार करें तो शासन में भी इसका हस्तक्षेप होता ही रहता है, और इस प्रकार शासन निष्पक्षता के हाथ में नहीं रह पाता है, जिससे शासन निर्णय दलीय हित के लिए हो जाते हैं, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय हित से प्रायः यह एक उपेक्षित हो जाता है। फिर आप इसके दोषों में एक और पॉइंट को देख सकते हैं, जिसमें दलीय व्यवस्था का अहितकर प्रभाव। तो दलीय व्यवस्था का अहितकर प्रभाव में आप देखेंगे यहाँ कि अहितकर प्रभाव क्या है। तो आधुनिक काल में जो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र कार्यरत है, उनके सफल संचालन के लिए दल प्रणाली जो होता है, दल प्रणाली आधुनिक लोकतंत्र के लिए अनिवार्य बन चुका है, और ऐसे अनिवार्य बन गया है। लेकिन दल प्रणाली जो होता है को आधार बनाकर ही किया जाता है। दल का जो संगठन होता है, संगठन प्रायः किसी खास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं वैसे कार्यक्रमों को आधार बनाकर किया जाता है। और लेकिन अगर हम व्यवहार में बातें करें तो व्यवहार में ऐसे संशोधित या राजनीतिक दल उस कार्यक्रम में, यानी जैसे भी ये कार्यक्रम होता है वैसे कार्यक्रमों में मंच न बनाकर वैसे नेताओं का अखाड़ा बन जाता है, और जो भाषण देने का एक कला होता है, कला में वो निपुण होते हैं। इस प्रकार के भाषण द्वारा वे आपसी यानी जो आसानी से आम जनता को बढ़ा चढ़ाकर अपने स्वार्थों की सिद्धि करता है। इस प्रकार राजनीतिक दल जो होता है अपने निर्धारित जो उद्देश्य होता है उससे दूर हो जाते हैं। वे समाज के विभिन्न दलों के विरोधी अथवा जो समर्थक होते हैं, समर्थक के रूप में विभक्त कर देते हैं। ऐसे समस्त देश के लोगों का भातृत्व भावना का एक तरह से आघात पहुंचता है, काफी नुकसान देखने के लिए मिलता है। और निर्वाचन के समय दुष्प्रचार का सहारा लेकर यह सहारा लेना, नैतिक मूल्यों यानी जो भी नैतिक मूल्य होता है इसका परित्याग कर देना, दूसरे दल अथवा नेता को नीचा दिखाने का प्रयास करना, तो आम बात यह सभी दलों के प्रति हो गया है। ऐसे में मतदाताओं को योग्य अथवा अयोग्य, कुशल अथवा अकुशल, जनहित में कार्य करने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि और जनहित की अपेक्षा करने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं का निर्णय करने में कई तरह के ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे अगले 8वें पॉइंट के रूप में कि राजनीतिक शिक्षा देने का गलत दम हो जाता है। राजनीतिक शिक्षा देने का गलत दम, तो लोकतंत्र में जो समर्थक होते हैं, लोकतंत्र के जो भी समर्थक होते हैं, ऐसे समर्थक द्वारा प्रायः यह बात दबा दिया जाता है कि इस प्रणाली से जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है, और व्यवहार में इस व्यवस्था से राजनीतिक जो शिक्षा होते हैं, राजनीतिक शिक्षा के स्थान पर जनता को शिक्षा प्रदान कर दी जाती है। और निर्वाचन के समय राजनीतिक समस्याएं जो होती है, समस्याओं का विकृत रूप जो देखने के लिए मिलेगा, ऐसे विकृत रूप जनता के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। यह दलीय राजनीति के रंग के आधार पर, दलीय राजनीति का जो रंग होता है इसी आधार पर होता है। राजनीतिक दल जो होता है इसके राजनीतिक संस्थाओं या राजनीतिक जो समस्याएं होती है वैसे राजनीतिक समस्याओं को तोड़ मरोड़ कर जनता के सम्मुख उपस्थित करने का काम भी किया जाता है। उनके द्वारा जनता को, जो जनता होती है, सजबांग दिखाकर मूर्ख बनाने का भरसक प्रयास किया जाता है। जनता के मत प्राप्ति के लिए जाति, धर्म, वंश, लिंग इत्यादि का सहारा भी लिया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक शिक्षा के बदले जनता को राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा देने का काम किया जाता है। इसके अगले पॉइंट यानी 9वें पॉइंट के बारे में आप चर्चा करेंगे, जैसे गुण का स्थान पर, यानी जो गुण होता है, गुण का स्थान पर संख्या का महत्व। तो इसमें लोकतंत्र में वास्तविक तौर पर संख्या का महत्व रह जाता है। लोकतंत्र को संख्या का खोल भी कहा जाता है, यानी लोकतंत्र जो होता है उसे संख्या का खोल, यानी कि उसे हम गेम ऑफ नंबर के नाम से जानते हैं।
गुण को महत्व प्रदान किया जाता है। लोकतंत्र में 51% मूर्ख 49% गुणवान व्यक्तियों से अधिक महत्व रखते हैं। आप बात को समझ रहे हैं कि अगर 51% मूर्ख हो और 49% अगर बुद्धिमान हो तो बुद्धिमान से ज्यादा वहां मूर्ख महत्व रखते हैं, क्योंकि वो 51% है, जीत उन्हीं के पार्टी की हो जाती है। और इस तरह से क्योंकि इसमें संख्या का महत्व ही सबसे ज्यादा होता है, बुद्धि या गुण का नहीं होता है, इसलिए ऐसा इसलिए किया जाता है या इसलिए होता है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को या जो भी नागरिक होते हैं उसे एक मत देने का अधिकार होता है, चाहे वह शिक्षित हो, अशिक्षित हो, मूर्ख हो या विद्वान हो। कुछ आलोचकों ने इसे मूर्खों का शासन के रूप में भी संज्ञा देने से थोड़ा भी नहीं हिचके हैं। इसी तरह आप देखेंगे इसके 10वें पॉइंट के रूप में, तो 10वें पॉइंट में आपको मिलेगा कि जनता के लिए संघर्ष। तो जनता के लिए संघर्ष का मतलब है कि आम जनता न तो राजनीतिक दांवपेच को जानती है और न ही इस बात की समझदारी भी रखती है कि राजनीतिक दांवपेच क्या होता है, कौन सा निर्णय उनके लिए लाभदायक है और कौन सा निर्णय उनके लिए घातक हो सकता है। इसी प्रकार यह अच्छाई और बुराई दो बातें होता है, इसका निर्णय करने की स्थिति में जनता नहीं रह पाती है और परिणाम स्वरूप उसके बदले निर्णय उनके प्रतिनिधि भी नहीं कर पाते और राजनीतिक दल करते हैं। इस प्रकार निर्णय का अधिकार जो होता है जनता अपना जनप्रतिनिधियों यानी जो भी जनप्रतिनिधि होता है उनके हाथों में छोड़ देते हैं। निर्णय का अधिकार सत्ताधारी राजनीतिक दल के हाथ में चला जाता है। अब इस तरह से आपने देखा ये लोकतंत्र के विपक्ष के तर्क में। अब हम बातें करेंगे फिर यहाँ लोकतंत्र के पक्ष के बारे में कि लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण है, इसके पक्ष के तर्क में यह कितना जरूरी है और कितना सुंदर है लोकतंत्र। तो इसके बारे में हम बातें करेंगे अभी कि जैसे लोकतंत्र है कि लोकतंत्र के पक्ष में भी कई तर्क दिए जा सकते हैं। इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उन्हें अध्ययन की सुविधा के लिए अगर हम विभिन्न शीर्षक के रूप में विभाजित करें तो अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। जैसे इसके 1 नंबर पॉइंट के रूप में हम रख सकते हैं कि उत्तरदायी शासन। इसका पहला पॉइंट अगर हम रखें तो पहले पॉइंट में देखेंगे कि उत्तरदायी शासन। तो उत्तरदायी शासन में हम देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य शासन प्रणाली से अच्छी शासन प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि बार बार इसके पहले जिक्र किया गया था। इसके अंतर्गत लोगों की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। इसमें जनता के जरूरतों पर अविलंब ध्यान दिया जाता है और कार्यवाही जो होता है वह जनता के कार्यों पर कार्रवाई भी किया जाता है। यदि देश में किसी भाग में कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, अकाल आ जाता है, आधुनिक दौर में आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारी आ गई है, तो ऐसे बीमारियों के समय में सरकार अविलंब उसके निदान के लिए कार्रवाई करने का काम भी करती है। जैसे आज के दौर में आप देख रहे हैं कि सरकार कितनी सुविधाओं को प्रदत्त कर रही है जनता के बीच में। इस प्रकार जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है। 1958 से 61 में आप देखेंगे इस दौरान विश्व में अकाल पड़ा था और एक उदाहरण से इसे स्पष्ट आप कर सकते हैं कि इस अकाल में समूचे विश्व में करीब 3 करोड़ लोग मारे गए थे। यानी आज जो कोरोना का दौर है इससे भी ज्यादा महामारी उस समय का हुआ था जो अकाल पड़ा था। 3 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इस तरह आप देख सकते हैं कि भारत में भी इस अकाल से प्रभावित यहाँ के लोग बहुत हुए थे। इस अकाल में यानी भारत जो है इस दिशा में पहल की, परिणाम स्वरूप अकाल से भारत में जो मृत्यु हुई थी वह मृत्यु उतनी अधिक नहीं हुई थी। खराब स्थिति आर्थिक व्यवस्था के कारण सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की दिशा में तेजी से पहल की गई। परिणाम स्वरूप जनता को काफी राहत मिली, लेकिन चीन में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। जैसे इस दौर में भी आप देख रहे हैं कि चीन में बहुत संख्या में लोग कोरोना में मारे गए हैं। आप अमेरिका की बात देख सकते हैं, आप इटली की बात देख सकते हैं, आप इंग्लैंड का देख सकते हैं, आप फ्रांस का देख सकते हैं। तो ऐसे जो भी आप देशों का बात देखेंगे तो वहां बहुत ज्यादा संख्या में लोग मारे गए हैं। हमारे देश में सरकार द्वारा बहुत तरह की सुविधाएं प्रदान कर दी गई है। लोगों को भोजन इस सब का उपलब्ध करा देना। क्या हुआ है कि यह अगर लोकतंत्र की सरकारें नहीं होती तो शायद इतना संभव नहीं हो पाता। जबकि चीन में उस समय भी ऐसे लोग मारे गए थे, उस पर विशेष बल दिया गया और दिया जाना एक तरह से क्या माना जाएगा, आवश्यक नहीं समझा गया। यदि वहां भी बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो शायद ऐसी स्थिति चीन में उत्पन्न नहीं होती। और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसी अन्य प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो प्रशासन होता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। और इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र से बेहतर दुनिया का कोई शासन व्यवस्था हो ही नहीं सकता है। फिर हम देखेंगे
तो फिर यहाँ हम देखेंगे दूसरे जैसे इसके पॉइंट के रूप में कि बेहतर निर्णय। तो बेहतर निर्णय में आप देखेंगे कि लोकतंत्र जो होता है कि लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लेने के पहले उम्मीदवार जो होते हैं जो भी उस पर काफी विचार विमर्श करना होता है, और काफी विचार विमर्श करने के बाद इस निर्णय की प्रक्रिया जो होती है उस पर व्यापक सहभागिता भी होती है कि कहीं से कोई विरोध न उत्पन्न हो जाए, किसी तरह का उस पर कोई पाबंदी न लगाने का प्रयास किया जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई निर्णय लिया गया, तो निर्णय लेने के बाद विरोध उत्पन्न होने लगेगा तो क्या होगा, यानी सरकार की वहां शियालेदर होने लगेगी, सरकार की वहां विधि व्यवस्था खराब होने लगेगी। तो इस तरह के व्यापक स्तर पर विचार विमर्श के बाद इसके अंतर्गत जो बातें होती है किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। यदि किसी मामले में या किसी भी तरह के मामले पर निर्णय लेने का जो अधिकार होता है, निर्णय में अनेक लोगों की सोची हुई अनेक लोगों से राय लिया जाता है। राय लेने के बाद या नीचे ही उसमें किस तरह की संभावना जो त्रुटि होती है, त्रुटि की कोई संभावनाएं नहीं हो, ऐसे बातों पे विचार किया जाता है। और लेकिन यह विलंब जल्दबाजी जो होता है, अगर इस तरह का देखा जाता है, यह ठीक है कि अभी अधिक लोगों द्वारा विचार विमर्श जो किया जाता है, विचार विमर्श में भाग लेने से जो निर्णय में कुछ विलंब होता है, लेकिन यह विलंब जल्दबाजी के बिना सोचे समझे निर्णय लेने से अच्छा होता है, क्योंकि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले लिया जाए उससे अच्छा कि सोच समझ के निर्णय लिया जाए। दीर्घकालिक विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अनुत्तरदायी जो निर्णय होती है इसकी संभावनाएं सीमित हो जाती है, और जब इस संभावनाएं सीमित हो जाती है तो उग्र निर्णय की संभावनाएं भी सीमित हो जाती है। अब इस तरह से आप देखेंगे इसके तीसरे पॉइंट के रूप में कि तीसरा पॉइंट जो है आपका कि सामाजिक मतभेदों एवं संघर्षों के जो संघर्ष होते हैं, संघर्षों में समन्वय की स्थापना करना, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि प्राय आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि प्रत्येक समाज में जो लोग होते हैं, लोगों के मध्य विभिन्न तरह के प्रश्न आते हैं। ऐसे प्रश्न पर मतभेद उत्पन्न होना तो एक सामान्य सी बात हो जाती है, और इसी प्रकार समाज के विभिन्न लोगों के हितों के जो विभिन्नताएं भी होती है। तो भारत जैसे एक सामाजिक विविधता वाले राज्य में अगर हम यह विचार करते हैं कि पारस्परिक हित एवं विचारात्मक विभिन्नताओं की संभावना और अधिक है, तो भारत के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं, अलग अलग समूहों के लोग निवास करते हैं, वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक जो मान्यताएं भी होती है वह भी अलग अलग तरह की है, वे जटिल आधार पर भी एक ही समाज में विभाजित है। वे समाज के संदर्भ में ये देखा जाता है कि समाज को अलग अलग अंदाज से भी रखते हैं और देखते हैं। विश्व के संदर्भ में उनकी अनुभूति में विविधता कायम होता है, उनके पसंदों की विविधता भी कायम है। इस प्रकार सामाजिक स्तर पर उनके दृष्टिकोण विचारों एवं विचारों के साथ अगर हम कहते हैं कि पसंदों के अंदर भी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, और इस तरह से यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है यह इस परिवेश के लिए सबसे अनिवार्य बन जाता है। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे कि नागरिक के जो सम्मान होते हैं उसके सम्मान में वृद्धि भी इसमें मिलता है। तो जहां तक नागरिक के सम्मान में वृद्धि, तो नागरिक के सम्मान में वृद्धि में अगर हम इस बातों पे जिक्र करते हैं, तो जहां तक लोकतंत्र और नागरिकों के मध्य में संबंध का प्रश्न आता है, इससे अच्छी कोई बात और नहीं हो सकती है। प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, यह व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था होता है। ऐसे राजनीतिक व्यवस्था में समानता के जो सिद्धांत होते हैं, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इसमें एक दरिद्र जो होते हैं, दरिद्र अथवा मूर्ख को भी वही दर्जा दिया जाता है कि जो एक बहुत शक्तिशाली, संपन्न या बहुत बड़े विद्वान को संज्ञा दिया जाता है। जनता किसी शासक की प्रजा नहीं होती है, वह अपना शासक स्वयं होती है। उनके द्वारा जो की गई गलतियां होता है, गलतियों के लिए वे स्वयं जिम्मेदार भी होती है, और जो भी गलती करेगा उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। कोई अन्य व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ऐसी बात किसी भी अन्य प्रशासनिक व्यवस्था में कायम नहीं हो सकता है। तानाशाही व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक शासक की प्रजा होते, यानी जो नागरिक शासक होते हैं तो शासक की प्रजा होते हैं। लोगों के मध्य अगर समानता देखा जाता है तो समानता कायम नहीं रहती है, और इस प्रकार यह हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होता है एक यही व्यवस्था है जिस व्यवस्था के मात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिकों को के सम्मान में वृद्धि होती है। फिर आप पांचवें बिंदु पे विचार करेंगे कि पांचवें बिंदु जो है लोकतंत्र के लिए इसकी क्या विशेषताएं हैं या इसके क्या पक्ष में तर्क देंगे। तो यहाँ भूल सुधार का अवसर। तो भूल सुधार का अवसर में जैसे आप समझ रहे हैं इस बात को कि कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था अगर इस बात का दावा नहीं कर सकती है
कि उसमें गलतियां नहीं हो सकती है। हर प्रशासनिक व्यवस्था में गलतियां हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में गलतियों की संभावनाएं कम होती है। लेकिन यदि गलतियां होती है तो उसे अधिक समय तक छुपा के नहीं रखा जा सकता है। आप देखते हैं इस चीज को, क्योंकि दूसरे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होता है क्या करता है कि इस गलतियों का उजागर करना शुरू कर देता है और उसके सामने गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह पाती है। उसे वह वापस इस तरह से वो क्या होता है कि वह जो व्यवस्था होता है नीतिगत निर्णय जनहित में नहीं है तो उसे वह वापस कर देती है और अथवा परिवर्तन कर देती है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो जनता सरकार को फिर से बदलने के लिए प्रयासरत हो जाती है और यह संभव भी हो पाता है। फिर आप देखेंगे इसके अगले बिंदु के रूप में कि लोकहित में काम करने वाली व्यवस्था। तो लोकहित में काम करने वाली एक ऐसी व्यवस्था है, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के में शासन का दायित्व जो होता है वह शासन का दायित्व जिनके हाथों में दिया जाता है वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनके निर्वाचन का आधार ही यही होता है और जब निर्वाचन का आधार यही होता है तो वे लोकहित में कार्य करेंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में शासन जो होता है, लोकतंत्र में शासन का दायित्व एक थाती के रूप में जनप्रतिनिधियों को इस आधार पर मिलता है कि वे इसका उपयोग जनहित में करेंगे और जनहित में करने के साथ जन भावनाओं का आदर भी करेंगे। वे जन भावनाओं का आदर करते हैं और शासन का जो संचालन होता है ऐसे संचालन में जन कल्याण को ध्यान में रखकर ही करते हैं। जनता के कष्ट को दूर करना उनका एक तरह से मुख्य दायित्व बनता है। फिर आप सातवें इसके बिंदु के रूप में विचार करेंगे कि सार्वजनिक शिक्षण। तो सार्वजनिक शिक्षण में देखेंगे कि लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं होता है बल्कि यह राज्य और समाज का भी एक प्रकार होता है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर ऐसी स्थिति में इसके प्रयोग से जनता को शासन संबंधी राजनीतिक और सामाजिक जो अधिकार दिए जाते हैं, सामाजिक सभी प्रकार के शिक्षण प्राप्त होते हैं। जनता सामान्य तौर पर यह जानती है कि वो अपने देश का भाग्य निर्माता है। परिणाम स्वरूप इस संबंध में वो अपने उत्तरदायित्व को समझने लगते हैं और वे अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहने लगती है। लोग मतदान एवं सामाजिक सौहार्द एवं महत्व समझना शुरू कर देते हैं। वे सामाजिक हितों की के साथ जैसे यथासंभव आप देखेंगे यहाँ कि अपने हितों को जो हित होते हैं उसे समन्वित करने लगते हैं। वे निजी हितों के स्थान पर निजी हितों के से अधिक महत्व सामाजिक हितों को देना शुरू कर देते हैं। वे मतदान का महत्व जान जाते हैं। वे धीरे धीरे राजनीतिक रूप से या राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता का निर्वहन करने लगते हैं। वे अन्य राजनीतिक गतिविधियों को जो राजनीतिक गतिविधियां होती है वैसे गतिविधियों की तरह राजनीतिक से उदासीनता ही नहीं रह पाती है। अब अगले आप बिंदु के रूप में देखेंगे इसके 8वें बिंदु में क्रांति में सुरक्षा। तो क्रांति में सुरक्षा के संदर्भ में आप समझेंगे कि एक जनतांत्रिक व्यवस्था के में क्रांति जो होता है, इस क्रांति की संभावनाएं क्षीण होती है। शासक जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और उनमें यह आशा की जाती है कि वे जनता की आकांक्षाओं को अपनी नीतियों द्वारा क्रियान्वित करने का काम करेंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार की जो अपनी सरकार में कोई शिकायत नहीं रह जाती है जिससे निदान के लिए उन्हें क्रांति का सहारा लेना पड़े। यदि जनहित की अपेक्षा कोई सरकार करती है अथवा सरकार से जनता को शिकायत रहती है तो वह सरकार को बदल देने में भी समर्थ होते हैं। व्यवहारिक तौर पर भी हम देखेंगे कि लोकतंत्र जो होता है क्रांतिकारी नहीं हो सकती, क्योंकि यह जनता की अनुमति पर ही आधारित होता है। और इसके 9वें बिंदु के रूप में आप देखेंगे कि समानता का आदर्श भी इसमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण यह होता है कि यह समानता के आदर्श पर आधारित होता है और इसी पर आधारित शासन व्यवस्था है। इसके अंतर्गत इस विचार का पूर्णतः अगर हम स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि दुनिया के कुछ लोग शासन करने के लिए और कुछ लोग शासन यानी शासित होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। यह बात आप पहले से भी जानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है ये लोकतंत्र के आदेश के अंतर्गत सभी लोग समान हैं। उनके हितों को या हितों की रक्षा जो होती है समान रूप से होनी चाहिए। इसमें सभी लोग जो होते हैं सभी लोगों को समान रूप से शासन करने तथा शासित होने के योग्य माना जाता है। इस व्यवस्था में प्रशासनिक लाभ भी सभी लोगों के लिए एक तरह से महत्वपूर्ण ही माना जाता है। और इसके 10वें बिंदु के रूप में आप देखेंगे कि देशभक्ति का स्रोत, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है उसमें देशभक्ति का स्रोत पूर्णतः देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सामान्य अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस वस्तु अथवा
व्यवस्था के लिए लोग कार्य करते हैं, उसके प्रति उसमें स्वाभाविक तौर पर आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी लोग होते हैं, तो इस व्यवस्था में जो लोग को आदेश देने के लिए कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, अतः उसमें अपने देश के प्रति एक तरह से विशेष लगाव हो जाता है। और उसमें जब लगाव हो जाता है तो उसमें भावना उनमें उस भावना की उत्पत्ति होती है, जिसे हम राष्ट्र प्रेम अथवा देशभक्ति की भावना कहते हैं। वे इस बात का भली भांति अवगत हो जाते हैं कि देश का भाग्य और भविष्य उन्हीं के हाथों में है। तन मन धन न्यौछावर करने को हर व्यक्ति हरदम तत्पर रहते हैं। अब इसके साथ अब अंतिम बिंदु पे यानी अंतिम बातों पे, इस पाठ के अंतिम अंतराल पे हम विचार करेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ, जो मैं बार बार लोकतंत्र के संदर्भ में आपको कई बातों को दिखाया। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। हाँ, तो इसमें देखिए कि लोकतंत्र का जो अर्थ है, कि लोकतंत्र के अर्थ में हमने कई बातों को पहले भी जिक्र किया है। तो उस बातों में हम यहाँ देखेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा इस अध्याय के जो शुरुआती दौर में भी देखेंगे कि अंतर्गत सरकार के एक विशेष रूप से सामान्य शब्दों में किया गया है। सामान्य रूप से हम शासन पद्धति के उस रूप को देख सकते हैं जिसमें जनता अपने सरकार को, जो भी सरकार होती है, सरकार को निर्वाचित करती है। लेकिन इस सामान्य परिभाषा का विश्लेषण करने पर भी इसमें अंतर्निहित अनेक तरह की या अनेक बातें सामने आती है। जैसे आप देखेंगे कि निर्वाचन पद्धति हो गया, निर्वाचन पद्धति निष्पक्ष होनी चाहिए, सभी नागरिकों को मतदान का समान अधिकार होना चाहिए, इत्यादि ऐसे कई बातें सामने आता है। अब लोकतंत्र को इस रूप में परिभाषित करने से इनकी जो न्यूनतम विशेषताएं होती है, इसकी जानकारी मिलती है। दूसरे शब्दों में हम इस बात को भी, जो ये बात होता है, इस बात की भी अनुभूति प्राप्त होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कम से कम किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। विश्व में आज लोकतंत्र की प्रतिनिधात्मक रूप कायम है, लेकिन किसी देश की जो समस्त जनता होती है इसके शासन कार्य में भाग नहीं लेते हैं। यह भी कहा जाता है कि जिसमें बहुमत द्वारा भी प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग नहीं लिया गया है, जनता का बहुमत जो होता है, जनता का बहुमत अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालन में भाग लेती है। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र जो होता है, इसकी आधुनिक काल में भी विकास हुआ है। इसके दो मुख्य कारण हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका कारण देखेंगे कि आधुनिक काल में, जो आधुनिक काल है, आधुनिक परिवेश है, आधुनिक काल में राज्य का क्षेत्रफल है और जनसंख्या है इतनी बढ़ चुकी है कि सभी लोग एक साथ एक स्थान पर बैठकर सामूहिक निर्णय ले, यह बिल्कुल संभव बात नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली यूनान के नगर राज्यों अथवा लिस्बी गणराज्य के अगर काल में भी भले ही संभव रहा हो, आज यह संभव हो गई है। अतः प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, इसका स्थान जो है प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में ने ले लिया है। जनता के जो प्रतिनिधि हैं आम जनता अथवा बहुमत के आधार पर सामूहिक निर्णय लेते हैं। फिर आप दूसरे बातों को ध्यान में रखेंगे कि यदि हम मान लेते हैं कि समस्त जनता एक स्थान पर एकत्रित होकर निर्णय ले सकती है, तब भी यह बात सामने आता है कि आधुनिक काल में आधुनिक तरह से कई ऐसे कारणों का यह संबंध प्रतीत नहीं होता है। प्रथम रूप से अगर हम देखेंगे कि आज के जटिल जो सामाजिक परिस्थितियां हैं एवं परिवेश है में आम लोगों के पास समय का अभाव भी है। वे किसी निर्धारित स्थान पर एक साथ बैठकर निर्णय ले, ऐसा संभव नहीं लगता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इसके लिए उनके पास इच्छा शक्ति का अभाव भी देखा जाता है। वे राजनीति के विवाद में फंसना भी नहीं चाहते हैं। तीसरी बात आप देखेंगे, उनके पास उस कला का भी जानकारी नहीं होता है जो इस प्रकार के निर्णय के लिए वे आवश्यक होते हैं। इन सारी बातों को देखने से परिणाम यह निकलता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्थान प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र ने ले लिया है। जनता अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन कर जो प्रशासनिक दायित्व होता है, वैसे प्रशासनिक दायित्व को उन्हें समर्पित कर देती है। और प्रशासनिक दायित्व को जब समर्पित कर देती है तो यह समय समय पर अपने प्रतिनिधियों के कार्यों का, जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनके कार्यों का जो मूल्यांकन होता है, ऐसे कार्यों का मूल्यांकन करती रहती है। यदि सरकार उनकी जो आकांक्षा होता है, जो इच्छा होता है, जो आशा होता है, उम्मीद होता है, उसके अनुरूप कार्य करती है तो वह सरकार को ही परिवर्तित कर देती है।
यह प्रक्रिया जो होता है इस बात को स्पष्ट कर देती है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या अंतर है। लेकिन लोकतंत्र, इससे लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र का अंतर स्पष्ट आपके सामने प्रकट होता है। इससे हम लोकतंत्र को सरकार से परे समझकर या परे जाकर नहीं रख सकते हैं। लोकतंत्र को सरकार के रूप में या सरकार के रूप से अगर हम परे जाकर सोचने के लिए इससे बृहद अर्थ और भी जानना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से छात्रों, आज हम लोग जो अध्याय 2 है इसको पूर्णतः कंप्लीट किए। इसमें कई प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हुए और कई बातें ऐसे हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अनिवार्य हो सकते हैं। आप इन बातों को अपने दिमाग में बैठा कर रखें। बहुत तरह की सुविधाएं आपको आपके हर तरह के जिंदगी के परीक्षा में मिलते भी रहेंगे। आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले सीरीज के साथ, अगले सीरीज के साथ अगले दिन। आज तक के लिए बस थैंक यू, दैट्स ऑल।